नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 12 अगस्त 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज ऐसी हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है कि बायजूस आईएएस हिंदी की तरफ से आपके लिए जो एक्सप्लेन्ड सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आज रात 8 बजे डेटा संरक्षण विधेयक के ऊपर क्लास आयोजित करी जाएगी। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और इसका पूरा फायदा उठाइएगा। ठीक उसी प्रकार जो नॉलेज श्रृंखला है, उसमें कल यानी कि 13 अगस्त को रात्रि 8 बजे से चौरी चौरा कांड के ऊपर एक कक्षा आयोजित करी जाएगी। तो आप इसको जरूर देखिएगा। आपको भी पता है कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार 14 अगस्त यानी कि संडे के दिन रात्रि 8 बजे नॉलेज सीरीज की श्रृंखला में बौद्धिक संपदा अधिकार के ऊपर एक क्लास आयोजित करी जा रही है। तो इसको भी जरूर देखिएगा, यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए, मैंने पिछले सत्र में आपसे एक प्रश्न पूछा था, बहुत सारे लोगों ने उस प्रश्न का जवाब दिया है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आशीष, सागर, अजीत, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, रंजीत, अजय, राधे कृष्ण, उर्विबा, ज्योति, शंकर, शिवराज, विक्रम, जयश्री, अजीत, प्रियंका, हरियाणवी, कल्पना, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी से मुझे एनर्जी मिलती है कि आपके लिए और ज्यादा वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। चलिए, आज का सत्र शुरू करते हैं। आज मैंने एक लाइन पढ़ी थी तो मैं चाहता हूं कि मैं वो आपके साथ शेयर करूं। कर्म वो करो जो करना ही फल लगे। जैसे हम लोग हमेशा से ये पढ़ते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मगर ये लाइन आप पढ़िए और इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितनी ज्यादा मोटिवेशनल लाइन है ये, कि कर्म वो करो जो करना ही फल लगे। इसका मतलब आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप केवल उसको काम की तरह मत लीजिए, आप उसकी तरह लीजिए कि यही आपका रिजल्ट है, यही आपको करना है। रोज सुबह जब आप उठते हैं, आंख खुलती है आपकी, तो आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे हम लोगों को कहीं पे घूमने के लिए बोला जाता है या हम लोग कहीं कुछ खेलने का प्लान बनाते हैं, क्रिकेट खेलने का प्लान बनाते हैं, तो एक बड़ा जोश होता है अंदर की आज हमारा इनसे मैच है, आज हमें यहाँ पर बाइक से जाना है घूमने। तो उसी प्रकार जब आप सवेरे उठते हैं तो रोज हर दिन आपका ऐसा ही होना चाहिए कि आप जैसे ही सवेरे उठें तो आपको ये फील होना चाहिए कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे पॉलिटी के 3 चैप्टर पढ़ने हैं, आज मुझे जलवायु में चक्रवात का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है। कर्म वो करिए जो करना ही फल लगे। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एचआईवी के जो ड्रग्स हैं, जो इनकी दवाइयां हैं, इसकी कमी देखी गई है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा, जो मेडिसिन होती है या जो मेडिकल या दवाओं की पढ़ाई होती है, इसको स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना, इसके ऊपर एक आर्टिकल निकला है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि यहां पर स्थानीय भाषाओं की बात हुई है तो आपको पता है बीते हुए कुछ महीनों पहले जब हमारे गृह मंत्री द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था हिंदी भाषा को लेकर, तो उसमें भारत के राज्यों में कितना विरोध हुआ था। तो इस वजह से यह भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भी भाषा से संबंधित है। तीसरा आर्टिकल आज का हमारा रहेगा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। अब इस विधेयक को पारित करके एक्ट बना दिया गया है, ये अधिनियम बन चुका है, तो इसमें भी हम लोग देख लेंगे। अंत में हम लोग देखेंगे कि उपरोक्त तो तीनों टॉपिक में से मुख्य परीक्षा से संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, हमेशा की तरह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टू द पॉइंट आपको चीजों को समझा पाऊं, चीजों को शॉर्ट में रखने की कोशिश करिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए इस पूरे वीडियो को देखते टाइम, और जहां पर भी आपको लगे कि यह चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लेनी चाहिए, उसको तुरंत वहीं पर नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के संदर्भ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक परीक्षा में तो जो सामान्य विज्ञान होता है उसमें ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको प्रश्न संख्या 16 पे मिलेगा। इसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है जिसका विषय स्वास्थ्य है। इसको आप तृतीय प्रश्न पत्र से भी जोड़ सकते हैं जहां पर हम लोग सामान्य विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये न्यूज चर्चा में क्यों आई। जो भी एचआईवी पॉजिटिव समुदाय है या जो कम्युनिटी है भारत के अंदर, उसने ये आरोप लगाया है कि जो नाको संस्थान है, नाको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में मैं पूरी चीज बताऊंगा आपको। तो ये जो नाको संस्थान है, इसके पास ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अभी ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा था नई दिल्ली के अंदर, वो इस वजह से चल रहा था क्योंकि जो एचआईवी को रोकने के लिए जो ड्रग्स आती हैं, धरना देने वालों का ये तर्क है कि इन ड्रग्स की जो सप्लाई है उसमें क्या हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। कमी का मतलब है कि दवाइयों की जो आपूर्ति है वो सरकार द्वारा पूरी नहीं करी जा रही है। बट यहां पर सरकार का तर्क यह है कि दवाइयों में कोई कमी नहीं आ रही है और हम पूरी तरीके से जितने भी पेशेंट एचआईवी के भारत में हैं
उन सबके अनुसार पर्याप्त संख्या में यहां पर दवाइयां मुहैया हैं। तो इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आ गई। तो अब चूंकि यहां पर मेंशन ही कर दिया गया है नाको के बारे में, तो यहां पर नाको हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एड्स, और एड्स के साथ जुड़ा हुआ एचआईवी वायरस। तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एचआईवी से। तो एचआईवी देखिए, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखिए यहां पर ह्यूमन का मतलब हो गया मानव। एक एक शब्द का अर्थ समझा दूंगा, बेसिक इतने अच्छे से इसको समझ लो कि तुमसे कोई राह चलते पूछे एचआईवी और एड्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। आई से मतलब हो जाता है इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब क्या है? इम्यूनिटी, यानी कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। डिफिशियंसी का मतलब होता है उसका गिर जाना, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का गिर जाना का मतलब होता है कि उसका कम हो जाना या उसका निरंतर घटना। और ये वायरस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये कैसा वायरस होता है? ये एक रेट्रो वायरस होता है, ये भी चीज याद रखिएगा। दो टाइप के वायरस होते हैं, एक तो रेट्रो और एक राइनो। तो ये रेट्रो टाइप का वायरस है। तो रेट्रो टाइप के वायरस की खास बात ये होती है कि ये वायरस यदि कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, अब चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो वायरस होते हैं ये क्या होते हैं? ये मृत होते हैं, परंतु जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के अंदर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं। तो जैसे ही ये जो रेट्रो वायरस फैमिली होती है, इसके अंदर जो भी वायरस होते हैं वो जैसे ही कोशिका के अंदर आते हैं वहां पर अपने आरएनए की, जैसे दो चीजें होती हैं अनुवांशिक पदार्थों में, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। तो ये जो आरएनए होता है इसकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फोटो कॉपी करना। यानी एक आरएनए बनाएंगे और फिर उसी से एक दूसरा आरएनए, उसी से तीसरा आरएनए, इस तरीके से कई सारे आरएनए जो होते हैं उनकी कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। उसी चीज को बोलते हैं रेट्रो वायरस। ठीक है, तो ये जो वायरस है ना, ये वायरस डायरेक्ट शरीर होता है उसको नहीं मारता, ये अप्रत्यक्ष रूप से मारता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट तरीके से। कैसे? ध्यान से समझना। जो ये एचआईवी वायरस होता है ना, अब आपको पता होना चाहिए हमारे मानव शरीर में दो चीजें होती हैं, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है आरबीसी। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है डब्ल्यूबीसी, यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो बाहर से हमारे अंदर हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस आते हैं, जो भी जीवाणु हैं, वायरस हैं, तो अगर वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ये प्रणाली क्या करती है? इन पैथोजेन से लड़ती है। ठीक है, अब ऐसे समझो एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो ये एक देश है एक्स और ये एक देश है वाई। अब एक्स जो है वो एक मिसाइल M1 वाई देश पे फायर करता है। अगर वाई देश के पास M1 की काट है, काट का मतलब है कि इसको अगर ये डिसेबल कर सकता है तो ये चीज लगा देगा, एयर डिफेंस सिस्टम अपना लगा देगा, तो ये M1 जो मिसाइल है वो वाई को हानि नहीं पहुंचा पाएगी। इसी तरीके से अब एक्स ने देखा कि यार वाई के पास तो M1 का काट है, अब इसने एक नई मिसाइल M2 बना ली, M2 इसने मारी। अब हो सकता है वाई के पास एक M2 का भी काट हो, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो, वायु की प्रतिरक्षा प्रणाली हो कि वो M2 को भी अंदर नहीं आने देती है। अब एक्स ने बहुत ज्यादा शोध करा और एक मिसाइल प्रणाली M3 बना ली। अब M3 जब एक्स वाई के ऊपर फायर करेगा तो अब वाई के पास ऐसी कोई प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है जो M3 को रोक सके। ठीक है, तो M3 इसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा और वायु को नुकसान पहुंचा देगा। उसी प्रकार जो हमारे WBC होते हैं, ये WBC क्या करते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं पूरे मानव शरीर में उपलब्ध हैं। तो पूरे मानव शरीर में जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये जो WBC होती हैं ये तुरंत अपने आप को एक्टिव कर लेती हैं और उस जगह पर आके, जैसे मान लीजिए हमें कोई चोट लग गई, अब जैसे मान लीजिए हम कहीं गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है। अब गिरने से क्या होता है कि जो घाव होता है उसमें बाहर से कुछ ना कुछ कीटाणु आ ही जाएंगे। तो उस जगह पर मान लीजिए हाथ में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, तो उस जगह पर क्या करेगा? WBC तुरंत आएगा और उसकी अपने आप रोकथाम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। अब WBC किसी किसी रोग को तो अच्छा कर देता है, परंतु कुछ वायरस और जीवाणु के लिए इसके पास कोई काट होता नहीं है। तो कई जीवाणु या विषाणु ऐसे होंगे जिनका WBC के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, एंटीबॉडी का मतलब होता है वही काट जो यहां पर प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं। तो जिस भी विषाणु का या जीवाणु का इसके पास एंटीबॉडी नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट में WBC कुछ नहीं कर पाता है। अब मान लो M1 जीवाणु आया तो WBC को पता है कि M1 को कैसे खत्म करना है, तो WBC ने वही मिसाइल फायर कर दी। M2 आया, फिर इसने दूसरी कोई मिसाइल फायर कर दी। अब मान लीजिए M3 आ गया, अब WBC के पास इसका कोई काट नहीं है, तो अब क्या करेगा? यही
जो M3 है, ये हमारे शरीर में जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उसको मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, WBC की वर्किंग समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है, जो HIV वायरस है ये जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट WBC को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। अब WBC के अंदर होता क्या है, कई सारी कोशिकाएं होती हैं, इसका मतलब सेल का मतलब क्या है, कोशिकाएं। तो ये बेसिकली निशाना किसको बनाता है, CD4 कोशिका को। याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइप की टी सेल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि हमारे शरीर में जो भी संक्रमण होते हैं, ठीक है, संक्रमण हुआ या हमारे शरीर में किसी भी टाइप की विसंगतियां हो जाती हैं तो उसका पता लगाना इनका काम होता है और उसको दूर करना इनका काम होता है। तो अब HIV डायरेक्ट इन्हीं को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। तो CD4 जो कोशिकाएं होती हैं ये खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। खत्म होने का मतलब है, सामान्यतः जो हमारा मानव शरीर होता है उसके अंदर 500 से 1600 तक ऐसा बोला जाता है कि ये कोशिकाएं होनी चाहिए। परंतु जैसे ही HIV वायरस मानव के शरीर में प्रवेश करता है वो इन कोशिकाओं को मारना स्टार्ट कर देता है और ये कोशिकाएं 200 तक आ जाती हैं, इतनी कम हो जाती हैं। अब सोचिए, जो हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए या संक्रमण का पता लगाने के लिए जो कोशिका थी वही खत्म हो गई। अब हमें अगर कोई सर्दी जुकाम भी होता है ना, या कोई भी हल्का सा भी संक्रमण होगा तो हमारा शरीर उसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, वो तुरंत हमारे शरीर में बीमारी इंसर्ट कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो HIV होता है वो हमारे शरीर को प्रभावित करने लगता है, वो WBC को ही मारने लगता है। जो प्रतिरक्षा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो एक स्थिति ऐसी आती है, मानव का जो शरीर होता है उसको बोला जाता है कि उसको क्या हो गया है, एड्स हो गया है। यानी कि HIV तो वायरस है और यही वायरस जब अपने एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंच जाता है तो मानव शरीर के अंदर एड्स नामक बीमारी हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहां पे सिंड्रोम का मतलब क्या है, सिंड्रोम का मतलब है कि बहुत सारे मानव शरीर के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो दिखने लगते हैं, तो उनको हम लोग बोल देते हैं एड्स। यानी कि बीमारी का नाम है एड्स और जो जिस कारण से वो बीमारी होती है उस कारण का नाम है HIV। इतना समझ में आ गया सबको? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो यहां पर देखिए एक डायग्राम के माध्यम से आपको सब दिखाता हूं। ये जो है ये HIV वायरस का डायग्राम होता है। ठीक है, अब आपको मैंने एक लेक्चर में बताया था कि जो वायरस होते हैं वो दो चीजों से बने होते हैं, एक तो होते हैं न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है प्रोटीन। और यही जो प्रोटीन होता है वो वायरस को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि वायरस के चारों तरफ एक दीवार बना देता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जिस प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूं वो प्रोटीन आपको दिखाता हूं। दो प्रोटीन के नाम है, इनको याद कर लीजिए। एक होता है GP120 और एक है GP41। ये नंबरिंग दे रखी है। GP का मतलब हो जाता है यहां पे ग्लाइको और P से मतलब हो जाता है प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो ग्लाइको प्रोटीन 120 होता है, ये जो ऊपर आप सिरा देख रहे हैं, ये पूरा HIV का वायरस का डायग्राम है। ये अंदर इसके RNA होते हैं। ठीक है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन आप देख रहे हो, इस प्रोटीन की खास बात ये होती है कि जैसे ही ये हमारी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, जो हमारा WBC होता है वो इसी प्रोटीन को समझने की कोशिश करता है और जब वो इसका एंटीबॉडी बना लेगा तब वो इसको अब शरीर में प्रवेश करने नहीं देगा। परंतु होता क्या है, ये जो GP120 है, ये जो HIV का पूरा वायरस है, ये इस GP120 को हमेशा क्या करता है, बदलता रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कोई एक पैटर्न अगर मेरे सामने हो तो मैं पहचानूं भी, मेरे सामने आप डिफरेंट डिफरेंट अगर आप पैटर्न लाने लगोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो उसी प्रकार से जो WBC होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि GP120 जो होता है ये तुरंत नष्ट हो जाता है, फिर नया GP आ जाता है, फिर ये नष्ट हो जाता है, फिर एक नया GP आ जाता है। इस वजह से इस वायरस का एंटीबॉडी हमारे WBC के पास नहीं होता है। अब जैसे ही ये वायरस हमारी कोशिका में प्रवेश करता है तो ये जो आप RNA देख रहे हैं, ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए DNA जो होता है उसी से क्या बनता है, उसी से बनता है RNA। इस चीज को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आपने सुना होगा, कई बार ये पूछा जा चुका है, अनुलेखन जिसको बोलते हैं। तो DNA से क्या बन जाता है, RNA। परंतु यही चीज जब रिवर्स हो जाती है ना, ये रिवर्स भी होती है। एक हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, ठीक है, उसके उपस्थिति के कारण RNA से DNA भी परिवर्तित हो सकता है। तो इसी को बोल देते हैं कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो ये RNA है ना, ये एक टाइप का DNA बना देता है और ये जो DNA होता है ये वायरस का DNA होता है। यही वायरस का DNA जब मानव के DNA के अंदर, अब हमारे क्रोमोसोम में भी DNA होता है, जब ये दो DNA आपस में जुड़ जाते हैं तो अब जो नया DNA बनता है वो क्या होता है, वो इन्फेक्टेड होता है, यानी कि वो खराब DNA होता है। अब वही खराब DNA वापस से जब RNA बनता है तो यही RNA फिर से बन जाता है। तो ऐसे ही इसकी कॉपीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको सरल शब्दों में बता देता हूं। जैसे ही ये जो वायरस है ये मानव की कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो इसका ये जो RNA है, ठीक है, ये RNA निकल जाएगा, इससे निकल आता है।
अब ये मानव शरीर की कोशिका के अंदर ये वाला आरएनए पहुंच जाता है। अब मानव शरीर की कोशिका के अंदर आपको पता होगा इंसान का भी डीएनए होता है, ठीक है। परंतु ये जो आरएनए है वो क्या होता है, वो पहले डीएनए में कन्वर्ट होगा। और वो कैसे कन्वर्ट होगा, आपको मैंने बताया कि सामान्यतः जो डीएनए होते हैं वो आरएनए में कन्वर्ट होते हैं, जिसको कि हम लोग अनुलेखन बोलते हैं। परंतु जब यही आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहां पर यह प्रोसेस होता है, ये जो वायरस का आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट होगा, इसी को क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब यही डीएनए जो यहां पर मानव का डीएनए है उसके साथ मिल जाता है, ठीक है। तो अब जो डीएनए बनेगा, इसमें मान लीजिए ये मानव का डीएनए है और ये वाला जो डीएनए जिसको मैंने शेड बता रहा हूं ये वायरस का डीएनए है, ये मानव का डीएनए है और ये वायरस का डीएनए, ये मिलके कंबाइंड डीएनए बना लेता है। अब जो भी डीएनए होता है आपको पता है वो किस में कन्वर्ट होगा, आरएनए में। तो वो कैसा आरएनए बनेगा, वो यही आरएनए बनेगा वायरस वाला। तो यानी कि जो हमारा अच्छा डीएनए था वो भी इन्फेक्ट हो गया इस वायरस से, अब ये वायरस के ही डीएनए बनाने लगेगा, यानी कि ये वायरस के डीएनए को बनाने लगा। तो देखिए आरएनए के कई सारी कॉपीज ऐसे बनती चली जाएंगी, जब ये कॉपीज बनती जाएंगी तो इसी वजह से इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो ये हमारे शरीर में फैलता जाएगा। अब हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं होंगी टी सेल होंगी, और कौन सी टी सेल, जो CD4 की टी सेल होंगी, इनको मारना स्टार्ट कर देगा, इनको खत्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से जो एचआईवी होता है उसकी क्रियाविधि चलती है। थेरेपी होती है जिसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। अब देखो रेट्रो है तो एंटी लगा दिया, यानी कि इसको रोकने की कोशिश करेगी। थेरेपी ऐसी नहीं है कि एचआईवी को जड़ से खत्म कर दे, इसमें कोई गारंटी नहीं है, परंतु ये एचआईवी को फैलने से रोकती है, इस चीज को बस ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, कई सारी दवाएं डॉक्टर उस व्यक्ति को देंगे जो एचआईवी से ग्रसित है, उसको ये पूरी दवाएं जो है खानी होती हैं, जिनसे जो एचआईवी है उसका प्रसार एक हद तक रुक सकता है। अब देखिए यहां पर बात आती है, जो मैं बात कर रहा था नाको की, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिएगा, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि कई सारी समितियां बनाई जाती हैं और उन समितियों के माध्यम से राज्य स्तर पे बनाता है। ये राज्यों के अंदर समिति बना बना के किसका नियंत्रण करेगा, जाहिर सी बात है एचआईवी और एड्स का नियंत्रण कार्यक्रम ये स्टार्ट करते हैं। अगर बात करी जाए इनकी स्थापना की, तो उसके पहले आपको ये जानना होगा 1986 में सबसे पहला एचआईवी का संक्रमण आया था भारत के अंदर। तो उस समय ही भारत सरकार जो थी उसने एक कार्यक्रम स्टार्ट करा था जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। तो 1992 से 1999 तक का ये कार्यक्रम स्टार्ट करा था। इसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक संस्था का निर्माण करा था, जिसी को क्या बोलते हैं, नाको। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एड्स के बारे में, जो उसकी नियंत्रण के बारे में जो संस्था काम करती है, उस संस्था का नाम नाको है। और इन्हीं के पास जो एड्स की दवाइयां होती हैं उनके वितरण का भी काम इन्हीं के पास होता है। तो इसी वजह से इनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा था या इनके सामने हड़ताल करी जा रही थी कि भाई दवाइयों की कमी क्यों हो रही है। तो ये दोनों संस्थाएं याद आ गई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, P+M लिख दे रहा हूं। एक अधिनियम है एचआईवी एड्स अधिनियम 2017। ये याद रखिएगा, ये अधिनियम बनाया ही इसीलिए गया था कि जो एचआईवी और एड्स के जो मरीज होते हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है या उनके संबंध में जो गोपनीयता होती है उसको संरक्षित करा जा सके। पहली चीज तो जाहिर सी बात है, इसमें रोकना और नियंत्रित करने का प्रयास करा जाएगा। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पता लग जाता है कि भाई फलाना व्यक्ति जो है वो एड्स से ग्रसित है, तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी ऐसे रोगी होते हैं तो उनकी गोपनीयता का ध्यान रखना है। तो प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने के यहां एक लोकपाल नियुक्त करेगी जो इन सब उल्लंघन के जांच करेगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा काम करता है तो जाहिर सी बात है वो कानून के दायरे में आ जाएगा। तो इनके जो केसेस होते हैं, जो इस टाइप के मामले होते हैं, तो उनको हमेशा न्यायपालिका में प्राथमिकता दी जाती है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एक प्रोजेक्ट भारत सरकार ने स्टार्ट करा था, प्रोजेक्ट सनराइज। उसके अंदर क्या था, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं, उत्तर पूर्व के 8 राज्य हैं, उसमें एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछता हूं, UN 90, 90 और 90, मेरे को बताइए ये क्या है, इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेन करके कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज आपको प्रश्न संख्या 11 पे मिलेगी, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग गवर्नेंस यानी कि शासन व्यवस्था की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर बात करी जा रही है कि जो मेडिसिन की पढ़ाई होती है, जो मेडिकल की पढ़ाई है, उसको स्थानीय भाषाओं में करना चाहिए। ये आर्टिकल में इस मुद्दे को डिस्कस करा गया है। मेन पॉइंट इस मुद्दे का जान लेते हैं कि अगर दवाइयों की जो पढ़ाई है वो स्थानीय भाषाओं में होगी तो उसके लाभ क्या होंगे और उसके सामने चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं। तो यहां पर राइटर बोलते हैं ये
पॉसिबल तो है, ये हो तो सकता है, परंतु ये इसको तुरंत नहीं करना चाहिए, मतलब त्वरित अवस्था में इसमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर राइटर। अब यहाँ पर जो मुद्दे उठ के आते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि अगर विदेश की बात करें तो स्पेन में, जर्मनी में बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर क्या होता है, उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में ही पढ़ाई होती है और इस चीज को वो बहुत गर्व की तरह लेते हैं। फ्रांस में, जर्मनी में जर्मन भाषा, आपने कई बार इन यहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होते हैं, यहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं, उनका इंटरव्यू आप टीवी में देखिए तो मैक्सिमम आपको मिलेंगे जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। अगर स्पेन का कोई फुटबॉल खिलाड़ी है तो वो स्पेनिश में ही बोलेगा। जर्मनी का या फ्रांस के जो भी खिलाड़ी हैं वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही इंटरव्यू देते हैं या अपनी जो देश की भाषा है उसमें इंटरव्यू देते हैं। तो यहां पर ये बोलते हैं कि जब इन सब कंट्रीज में ऐसा हो सकता है तो भारत में भी ऐसा पॉसिबल है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है ना, प्रॉब्लम ये आती है कि भारत में जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी, ठीक है, इसने क्या है कि इसके नियम में ही लिखा हुआ है कि जो भी मेडिकल की पढ़ाई होती है वो सब भारत में कैसी है, उसका माध्यम इंग्लिश ही रहेगा। तो ये पूरा आयोग चूंकि पूरे मेडिकल फील्ड को भारत में नियंत्रित करता है, गवर्न करता है, तो उसने ही अपने रूल बुक में ये चीज लिखी हुई है। अब मेडिकल की जो पढ़ाई ऐसी है, दवाइयों की पढ़ाई हो गई या मेडिकल से संबंधित किसी भी चीज की पढ़ाई है, तो उसके लिए मैक्सिमम जरूरत किस चीज की होती है, प्रैक्टिकल की। आप वो चीज थ्योरी में पढ़ के उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो मानव के शरीर से जुड़ी हुई, मान लीजिए किसी बीमारी है या कोई और विसंगति है, जब तक मेडिकल का जो स्टूडेंट है वो उसको देखेगा नहीं, अपने हाथ से खुद प्रैक्टिकल नहीं करेगा, तब तक वो चीज सही से उसको आ नहीं पाएगी, सिवाय इसके कि वो सब चीजें किताबों में पढ़ ले। तो यहां पर ये बोलते हैं कि जब मैक्सिमम जो इनका पाठ्यक्रम है वो प्रैक्टिकल आधारित है, तो प्रैक्टिकल सीखने पे जोर देना चाहिए, ना कि इतनी थ्योरी पे। यहां पर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि मान लीजिए हमारे मोहल्लों में या हमारे जिलों में कई बार जो डॉक्टर होते हैं, जो काफी काबिल डॉक्टर होते हैं, तो मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम है, अब मैं इंग्लिश में इतनी वार्तालाप नहीं कर पाता हूं, तो मैं उस डॉक्टर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर कई सारे ऐसे टर्म यूज करेगा या उसकी जो भाषा होगी, भले ही वो हिंदी जानता होगा मगर मैक्सिमम वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही बात करेगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी पढ़ाई उसी चीज में करी हुई है। तो वो जो टर्म यूज करेगा या जो भी वो हमको अच्छे से समझाने की कोशिश करेगा, वो शायद मेरी समझ में ना आए। तो क्षेत्रीय भाषाओं में अगर उसको पढ़ाई कराई गई होती तो हम उससे बात करने में बहुत सहज महसूस करते, उसकी बातों को समझ सकते। दूसरा क्या होगा, हम नर्वस नहीं होंगे। जब वो हमसे मान लीजिए इंग्लिश में थोड़ा सा बात करेगा तो हमें लगेगा कि ऐसा ना हो, हमें एक शर्म सी फील होगी, तो हम अपनी पूरी प्रॉब्लम भी उससे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन चीज है, यानी कि जो संवाद होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यदि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में कोई चीज सीखते हैं तो वो हमें जल्दी समझ में आ जाती है। मान लीजिए कोई ऐसा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, वो किसी शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाता है, वहां पर उसका दाखिला हो जाता है। अब वो उस क्लास में बैठा है जहां पर थ्रू आउट इंग्लिश में चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो वो वहां पर इतना सहज हो नहीं पाएगा, उसे आधे कॉन्सेप्ट तो समझ ही में नहीं आएंगे, फिर उसके अंदर क्या स्किल डेवलप होगी। तो यहां पर भी इस चीज को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे तमिलनाडु का बोला जाता है, जहां पर जो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है वो उनकी अपनी लैंग्वेज में ही उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तमिलनाडु में ही इन्होंने बताया कि मेडिकल में क्या करा इन्होंने, कि मेडिकल में एक डिक्शनरी टाइप की ये बना रहे हैं, उसमें जो दवाइयों के टेक्निकल शब्द होते हैं, जो तकनीकी शब्द होते हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जो तकनीकी शब्द होते हैं, उसको तमिल में ये क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके उस डिक्शनरी में रखेंगे। ठीक है, परंतु बहुत से ऐसे टर्म हैं, मान लीजिए जैसे सेल पढ़ते हैं तो सेल को हम लोग कोशिका कहते हैं, सही बात है, ठीक है। अब बहुत से ऐसे टर्म आएंगे, अब जैसे मान लीजिए डीएनए है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अब इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका हिंदी तो बना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर देंगे, न्यूक्लिक को न्यूक्लिक लिखेंगे, एसिड को आप अम्ल लिख देंगे, बाकी डीऑक्सी राइबो तो वही रहेगा। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो स्थानीय भाषा में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको यूज ही इंग्लिश में करा गया, उनकी उत्पत्ति ही इंग्लिश में है, और उसको कभी हिंदी में या किसी भी तमिल, तेलुगु, इन सब भाषा में ट्रांसलेट करने का कभी विचार ही नहीं आया। तो यहां पर ये जो डिक्शनरी है ये अपूर्ण ही रहेगी, ये पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरा, यहां पर एक प्रॉब्लम ये भी बताई जा रही है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पश्चिम बंगाल का है, अब उसे बंगाली आती है, अब उसे एकदम से तमिल में या तेलुगु में ऐसे राज्य में चला जाए जहां की स्थानीय भाषा कुछ और है, तो अब उन्होंने क्या कर रखा है, अपना पूरा पाठ्यक्रम क्या रख कर रखा है, अपनी भाषा में बना रखा है। अब ये जो बच्चा है तो ये पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इससे एक बहुत निगेटिव चीज सामने आएगी कि भाई जो राज्य हैं उनके अंदर यदि क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम स्टार्ट होने लगेंगे तो एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में कभी शिक्षा ग्रहण करने जा ही नहीं पाएगा। तो इससे क्या है, भारत की एक तो जो एकता है या अखंडता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। यहां पर बोला जा रहा है कि कई बार क्या होता है कि विज्ञान और जो चिकित्सा की जो भाषा होती है उसको अंग्रेजी में ही रखा जाता है। जो मतलब इसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात करें, यदि भारत का कोई व्यक्ति बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेता है और वो और आगे अध्ययन करने के लिए विदेश जाना चाहता है, तो अब मान लीजिए उसने यहाँ पर तमिल भाषा में पढ़ाई करी होगी, अब विदेश में वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, हार्वर्ड में,
ऑक्सफोर्ड में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पढ़ाई तो इंग्लिश में हो रही होगी, तो उसको वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी पढ़ने में। तो यहां पर एक ये भी चुनौती सामने आती है। दूसरा, यहां पर राइटर इसका ही एक मतलब इसको काटने के लिए एक तर्क दे देते हैं कि भाई बहुत सारे छात्र हमारे बाहर जो पढ़ते हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी उनकी अच्छी है केवल इसीलिए पढ़ने आते हैं, उनके अंदर क्या है, उस चीज की बहुत अच्छी नॉलेज है, विषय की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आज के आर्टिकल में निकले थे। कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई तर्क आपको आता है कि स्थानीय भाषा में मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए, इसके पक्ष में या विपक्ष में कोई भी तर्क अगर आपको समझ में आता है तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे ये आपने न्यूज देखी होगी, 2021 में न्यूज आई थी, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा राष्ट्रीय मेडिकल आयोग है, तो उसने सीधा सीधा मना कर दिया था कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है वो हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में नहीं पॉसिबल है। हालांकि जहां पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसकी पहल भी करी थी इसको स्टार्ट करने की, परंतु यहां पर इसका भी विरोध हो गया था। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज आपको प्रश्न संख्या 12 पे मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि शासन व्यवस्था से है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि अभी अभी ये एक्ट बना है, इस वजह से ये हमारा प्रारंभिक परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस आर्टिकल को इसके नाम से ही समझाता हूं। नाम लिखा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, यानी कि आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है, ठीक है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान एक्ट 2022। कोई भी अपराध होता है तो पुलिस उस अपराध की जांच करती है। तो जांच करने में आपने देखा होगा कई सारी फिल्मों में, टीवी सीरियल में, पुलिस जब जांच करती है तो बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करती है, सबूत इकट्ठा करती है। वो सबूत होते हैं कैसे कि मान लीजिए कोई ब्लड का सैंपल है या फिंगरप्रिंट है, पैरों के निशान होते हैं, ये हो गया। तो ये सारे जो एविडेंस होते हैं, सारे जो यही इस एक्ट में कवर होते हैं। तो आपको इसके पहले भी 2 महीने पहले आपको याद होगा हिंदू पे मैंने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल डिस्कस करा था। तो सबसे पहला जो एक्ट आया था वो आया था आपका 1920 में, जिसको बोलते हैं बंदी पहचान अधिनियम, या फिर यहां पर अपराधी पहचान अधिनियम भी आप कह सकते हैं इसको। देखिए अब 2022 में ये जो अधिनियम आया है, जाहिर सी बात है ये किसको हटा देगा, ये हटा देगा बंदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित करेगा। इसमें क्या है, बहुत सारी नई चीजें ऐड करी गई हैं, वो मैं नई चीजें आपको बता देता हूं। पहले वाले अधिनियम में क्या होता था, जो ये 1920 का अधिनियम था, तो इस 1920 के अधिनियम में यहां पर देखिए मैंने आपको दोनों अधिनियम में तुलना करके यहां पर एक चार्ट लगा दिया है जिससे आप समझ सकते हो। यहां पर ये है 1920 का, ये वाला अधिनियम जो है ये 1920 का है, और ये वाला अधिनियम जो है ये 2022 में आया है, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे समझते जाइएगा आप। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि किन व्यक्तियों का जो ये नमूना होता है, मेजरमेंट को यहां पे नमूना बोलते हैं, वो ले सकते हैं। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड। किसी ने ऐसा कोई अपराध करा है जिसके लिए उसको कठोर कारावास 1 साल का या 1 साल से ज्यादा का दिया गया है, उसी का जो नमूने हैं लिए जा सकते हैं। तो 1920 में केवल 2 ही चीजें हम ले सकते थे, या तो हाथ के निशान, पैरों के निशान, यही हम ले सकते थे, ठीक है। अब यहां पर 2022 में क्या कर दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ। एनी लॉ का मतलब है किसी भी अपराध के अंतर्गत। जरूरी नहीं कि उसका अपराध जो है वो घृणित हो, जरूरी नहीं उसको कठोर सजा मिली हो। अब कठोर सजा जाहिर सी बात है घृणित अपराध में मिलेगी, मगर यहां बोला गया है कि किसी भी अपराध के अंदर अगर उसे सजा मिली है तो उसके मेजरमेंट लिए जा सकते हैं, नमूने लिए जा सकते हैं। अब यहां पर नमूने मैं बता देता हूं, फिर दूसरी पॉइंट पे चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए फिंगरप्रिंट और फुट प्रिंट या फोटोग्राफ हो सकता है। केवल यही 3 चीजें उस अपराधी से मांगी जा सकती थी, इसके अलावा कोई चीज पुलिस को मांगने का अधिकार नहीं था। यहां पर देखिए कितने इस परिभाषा को कितना बड़ा बना दिया गया है। फिंगरप्रिंट के अलावा यहां पर देखिए क्या हो गया, आइरिस स्कैन, आंखों का जो रेटिना स्कैन होता है वो भी ले सकते हैं। कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल ले सकते हैं, कोई भी डेटा बायोलॉजिकल, हमारे बाल का, हमारे डीएनए का, सीमेन का, तो किसी भी टाइप का बायोलॉजिकल सैंपल यहां पे लिया जा सकता है। हैंडराइटिंग ली जा सकती है यहां पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर 53 और 53A की बात करी जा रही है, तो इतना चीज ध्यान रखिएगा कि 53 जो सेक्शन होता है ये बलात्कार से संबंधित सेक्शन है, किसका, सीआरपीसी का। सीआरपीसी के सेक्शन 53 में लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को बलात्कार या रेप के जो अपराध में अगर उसको गिरफ्तार करा जाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जा सकता है। ये पुलिस के पास अधिकार होता है, ये है सेक्शन 53। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज और ऐड कर दी गई है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यानी कि जो निवारक निरोध होता है ना, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि पुलिस को अगर किसी को शक के बिना पे गिरफ्तार करा गया है कि ये अपराधी ऐसा अपराध कर सकता है, तो उस व्यक्ति का भी नमूना यहां पर ले सकते हैं, जबकि 1920 में प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली चीज यहां पर नहीं थी।
अब ये जो सब नमूने, इतने बड़े नमूने लिए जा रहे हैं, कोई व्यक्ति है उसने अपराध कर दिया, अब उसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास होगी, तो इन सारी चीजों को कब तक रखा जाएगा? 75 वर्षों तक। ठीक है, 75 वर्ष बाद उसको डिलीट कर दिया जाएगा। जबकि 1920 वाले अधिनियम में क्या था कि जब उसकी सजा खत्म हो गई हो, या उसको निर्दोष घोषित कर दिया गया हो, या उसको छोड़ दिया गया हो, तो उसके बाद उसका जो डेटा है उसको क्या कर दिया जाएगा? डिलीट कर दिया जाएगा। परंतु यहां पर 2022 में 75 वर्षों तक उसका डेटा रखा जाएगा, उसके बाद उसके डेटा को आसानी से डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये सारा डेटा जो है ये मैनेज कौन कर रहा है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी, याद रखिएगा। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता था, जब 1920 के अधिनियम की बात करें तो यहां पर जेल के जो प्राधिकारी होते थे, ठीक है, जो अथॉरिटी होती थी, उसको ये नमूने लेने का अधिकार था। और अब इस अधिकार को बढ़ा के क्या कर दिया गया है कि हेड कांस्टेबल, अगर कोई इस रैंक का भी पुलिस अधिकारी है, ठीक है, हेड कांस्टेबल है, तो वो भी क्या कर सकता है? वो भी उस अपराधी के जो पहचान और जांच होती है वो मांग सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 1920 में एक सीमित श्रेणी होती थी, केवल फिंगरप्रिंटिंग और फुटप्रिंट लेने की अनुमति थी। अब देखिए यहां पर बात आती है कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है। देखिए ऐसा करने की आवश्यकता जाहिर सी बात है इसीलिए आएगी कि जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पुलिस होती है उसके वो इतने सबूत नहीं इकट्ठा कर पाती, या उस लेवल तक नहीं जा पाती सबूत इकट्ठा करने के लिए, उसके अधिकारों को छीन लिया जाता है। तो उस केस में जो अपराध होते हैं, ठीक है, उनके सही अपराधी तक पहुंच नहीं पाया जा सकता, या उस अपराध को अगली बार ना हो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं सेट करा सकता। तो इसकी ऐसा नहीं था कि पहली बार कोशिश हुई है 2022 में, 1980 से ही इस चीज की डिमांड उठने लगी थी कि इस दायरे को और बढ़ाया जाए, पुलिस को और शक्तियां दी जाएं। 1980 में जो हमारा लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, उसकी जो 27वीं रिपोर्ट आई थी उसमें ही इन्होंने बोल दिया था कि इस दायरे को बढ़ाया जाएगा। यहां पर जो अपराधी हैं उनकी पहचान कितने तरीकों से हो सकती है, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हेल्प लेके इस मामले को जितने कम समय में उस अपराध का कारण निकाल लेना, उस अपराधी को ढूंढ लेना, त्वरित निर्णय करना, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को लाना बहुत जरूरी था। अब देखिए ये जो वर्तमान में कानून आया है ना, इसके विरुद्ध कुछ तर्क दिए जा रहे हैं, कुछ चिंताएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि इस कानून में सब कुछ सही है। यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ये उल्लंघन करता है। जिसमें कौन सा अधिकार शामिल है? राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। अब आपको पता होगा निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमारा मौलिक अधिकार है। किस केस में आया था? पुत्ता स्वामी केस में। ठीक है, जो पुत्ता स्वामी का केस आया था तो उसी में 2017 में इस चीज को घोषित कर दिया गया था कि यह हमारा मौलिक अधिकार है। अब जब इतना सारा डेटा किसी भी अपराधी के बारे में, उसका डीएनए सैंपल हो गया, उसका सीमेन सैंपल हो गया, या उसका रेटिना स्कैन हो गया, फिंगरप्रिंट, उसकी हैंड राइटिंग, फुटप्रिंट, इतना डेटा जब एनसीआरबी के पास स्टोर होगा तो एक व्यक्ति की जो गोपनीयता है वो भंग होने के चांसेस है यहां पर। दूसरा यहां पर बोला जा रहा है आर्टिकल 20 के 3 का उल्लंघन करता है। क्यों? देखिए यहां पर नार्को टेस्ट जो है वो पुलिस करा सकती है। ठीक है, यहां पर उसको बोला जा सकता है कि भाई अपनी हैंड राइटिंग में दो। इसका मतलब क्या हुआ? 20 के 3 में लिखा हुआ है क्या? आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, यानी कि गवाही देने के इसमें विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, मगर यहां तो बोल सकती है कि भाई अपनी हैंड राइटिंग में दो, आपका हमको नार्को टेस्ट करना है। ठीक है, डेटा का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एनसीआरबी के पास अब जितने भी अपराधी हैं उन अपराधियों का, अब मान लीजिए एक्स जो अपराधी उसके बारे में 5 चीजें और फिर वाई के बारे में वही 5 चीजें, इतना बड़ा डेटा कहां पर रखा जाएगा? और वो 75 वर्षों के लिए रखा जाना, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षित रखा जाना है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने आएगी। ठीक है, तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अब देखिए मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में नजर डाल लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आ रहा है, संसद द्वारा पारित एचआईवी विधेयक 2017 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना है। एचआईवी की समस्या का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहलों की चर्चा करिए। दूसरा प्रश्न है, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम पारित किया गया है हाल ही में। इस संदर्भ में विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना करनी है और इसके लाभ और हानियां भी बतानी है। दोनों प्रश्न बहुत आसान से मैंने आपसे पूछे हैं और दोनों ही बर्निंग टॉपिक से मैंने पूछे हैं, इस वजह से दोनों का प्रश्न उत्तर लिखिएगा जरूर। चलिए मैं एक बार प्रश्न अपना दोहरा देता हूं। यूएन 90-90-90 ये मैंने पूछा है, ये पहल का नाम क्या है, ये पहल क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं द हिंदू के अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।